ओके, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। देखो हाँ, तो हमने एक बार ना रिकैप देख लेते हैं भैया। कल क्या क्विक रिकैप, कल क्या क्या किया था हमने। कल हमने बेसिकली जहां पे मैंने छोड़ा था वहीं से उठाती हूँ मैं। कल मैंने तुम्हें ये बताया था कि कंडक्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइल्यूशन पे। उस केस में बच्चे हमने दो चीजें देखी थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अलग होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अलग होगा, है ना। मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक मैं वो पेज ओपन कर लेती हूँ, कहाँ गया वो वाला पेज, ये रहा। हाँ, मैंने तुम्हें ये बताया था बच्चे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऑलरेडी जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% डिसोसिएट है, मतलब 100%। अगर 100 मॉलिक्यूल ले रहे हो तुम NaCl के, तो 100 Na+ के और 100 Cl- के टूट चुके हैं, डिसोसिएट हो चुके हैं, यानी कि अल्फा 100% है, ये बता दिया था। फिर मैंने कहा था अगर आप ऊपर से उसमें पानी ऐड करते हो और भी ज्यादा, वैसे तो पानी में ही सोल्यूशन बना हुआ है, लेकिन आप ऊपर से और ज्यादा डाइल्यूशन कर रहे हो तो नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं आएगा। हालांकि डाइल्यूशन करने पर आयनाइजेशन इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें तो भैया ऑलरेडी 100% डिसोसिएट है, यानी कि नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम, पहली चीज। तो डाइल्यूशन करने से हो क्या रहा था, डाइल्यूशन करने से बच्चे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी बिटवीन टू अपोजिट आयन वो वीक हो रही थी, जिसकी वजह से, गुड इवनिंग इशिका, अच्छा इशिका आ गई इस ग्रुप में, चलो सही है। तो बेसिकली बच्चे डाइल्यूशन करने से क्या हो रहा है, अगर जो Na+ और Cl- अभी आपस में बिल्कुल दोस्ती करके बैठे थे, डाइल्यूशन करने पे पानी क्या करेगा, उनकी इंटरेक्शन को वीक कर देगा। तो Na+ अलग भागेगा, Cl- अलग भागेगा, जिसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, यही बोला था। फिर मैंने तुम्हें बोला था वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में बच्चे मैंने बोला था कि अगर तुम्हारे 100 मॉलिक्यूल है मान लो एसिटिक एसिड के, तो भैया 10 ही डिसोसिएट होंगे, लेट अस अज्यूम, ठीक है, एज्यूम किया था मैंने। अरे ये बच्चे, इस क्लास में बच्चे ज्यादा हैं क्या, आई थिंक उसमें, आई थिंक 7 बजे के आसपास ना ट्यूशन होती होगी बच्चों। अच्छा, तो मान लिया कि 10 ही डिसोसिएट होंगे, बाकी 90 अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह गए होंगे। तो इसमें क्या हुआ, जब आपने बच्चे डाइल्यूशन किया, अब इससे दो काम होंगे, एक तो आयनाइजेशन भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, दूसरी चीज क्या होगी, नहीं मैम बच्चे टेलीग्राम पे लिंक भेज दे, अच्छा, तो दूसरी चीज क्या होगी बच्चे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होगी। यानी कि भैया जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है डाइल्यूशन करने पे दो दो काम कर रहा है। तो मैंने बताया था वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस एकदम से रैपिड इंक्रीज होगा कंडक्टेंस का, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में धीरे 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 धीरे। केडी मैम आर्मी, केडी, ये अंकुश ने ना मेरे को मेरी यूनिवर्सिटी की याद दिलवा दी। ये केडी तुम मुझे बोल रहे थे क्या अंकुश? यस मैम। यूनिवर्सिटी में मेरे को सारे केडी केडी बोल रहे थे, तो मुझे याद आ गई वो बात। चलो ठीक है, इस पे आओ। तो वीक ओके। इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है, कंडक्टेंस एकदम से रैपिड इंक्रीज होती है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भैया धीरे 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 इंक्रीज होती है, ठीक है। तो मैंने कहा था इसका ग्राफ मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बनवाऊंगी, तो इसका हम ग्राफ देखते हैं बच्चे। देखो तो हम पढ़ रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, अगर मैंने ना खुद के नोट्स नहीं देखे ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हें कुछ छूट ना जाए तुम्हारे। चलो, तो अपनी टॉपिक डालो, अपना टॉपिक डालो बच्चे, वेरिएशन ऑफ, खुशबू डुडेजा मैम, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इसके लिए बच्चे जो हमने ग्राफ प्लॉट किया ना इसका, वो किसके अकॉर्डिंग किया, एक डी बाय हक्कल नाम का भैया बंदा था, उसने क्या किया, एक इक्वेशन दी थी। ये बच्चे भी मेरे को फोन करते रहते हैं। हाँ, तो डी बाय हक्कल नाम का एक बंदा था जिसने इक्वेशन दी, वो इक्वेशन क्या थी बच्चे, लिखो एक बार, ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन थी। अब यहाँ पे पहले देक लेते हैं कि ये
टर्म्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, फिर ग्राफ देखते हैं। तो बच्चे जो ये था हमारे पास लैम्डा एम सी का मतलब क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे आप मोलर कंडक्टेंस देख लो। लेकिन ये क्या था, हाँ बेटा बोलो डोली राघव, ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। लिख रहे हो ना सारे मेरे साथ साथ? हाँ Yes, मैम। ma'am. चलो Yes, ma'am. ठीक है ठीक है ठीक है Yes, ma'am. ठीक है। बी क्या है बच्चे, यहाँ पे कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। सी क्या है मैम सी तुम्हारी, के बाद क्या लिखा है? किसके बाद बेटा, मैम बी। रूट सी, अंडर रूट सी। सी क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक है, चलो अब इसको ग्राफ से समझते हैं। अब जो भैया ये किसने दी थी, इस इक्वेशन का नाम क्या था, डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन। जब तुम अपने मास्टर्स लेवल पे जाओगे ना, अगर केमिस्ट्री पढ़ते हो तो तुम इसके ना पूरी डिटेल पढ़ोगे, क्योंकि वहां पे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है। लेकिन 12th में या तुम्हारे नीट जेई में बस ये दे रखा है कि बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन लिखी है वो क्या है, डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन, जो कि डी बाय के बंदे ने दी थी, इसलिए उसने अपने नाम पे इक्वेशन का नाम रख दिया। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो ग्राफ प्लॉट किया गया बच्चे वो किसके बीच में किया गया, एक तो लैम्डा सी एम के बीच में और अंडर रूट सी के बीच में। अच्छा आया था अंकुश, ठीक है। यस मैम। देखना कैसा क्वेश्चन आया था, जो बता रही उसमें से था या कुछ अलग था, ध्यान से सुनना। ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया इसमें, लैम्डा सी एम वर्सेस अंडर रूट सी, यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन और अंडर रूट सी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। ठीक है, तो बच्चे ये देखा गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो ग्राफ आया ना वो कुछ ऐसा आया, ऐसा ऐसा आया। अब हमें समझना है ये ग्राफ ऐसा क्यों आया, हमें समझना है ये ग्राफ ऐसा क्यों आया। अंकुश पेपर सेंड कर देना बोल रही है तनिषा। ओके मैम, अगर मुझे गूगल पे मिल गया तो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, पहली बात तो ये सुनना। अभी मैंने तुम्हें क्या बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, कि जो कंडक्टेंस है वो धीरे 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 इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो सेम है, उस पर कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ दोनों के बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वीक हो गई है। तो अगर आप देखो इस कंसंट्रेशन पे इतनी वैल्यू है मोलर कंडक्टेंस की, इस कंसंट्रेशन पे सिर्फ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और इस वाले पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। देख पा रहे हो क्या सारे, बहुत ही स्लोली इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है आपकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं बेटा मुझे मैक्सिमम कंडक्टेंस की वैल्यू बता दो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए, मैक्सिमम कंडक्टेंस कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, मैम मैं पानी डालती जाऊंगी और चेक करती रहूंगी। तो मान लो पता चले पूरे टैंक को भी तुमने डाल दिया अंदर, फिर भी तुम्हारे पास मैक्सिमम कंडक्टेंस नहीं आई है, तो क्या सारा टाइम पानी डालते रहोगे क्या, नहीं, पानी नहीं डालते रहोगे। आप लोग क्या करोगे, 2-3 वैल्यूज पे ग्राफ बना लो, उसके बाद आपको दिख रही है स्ट्रेट लाइन है, एक्स्ट्रापोलेट कर दो इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दो, तो आपको पता चल जाएगी भैया कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी मोलर कंडक्टेंस पे ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चे, जब कंसंट्रेशन 0 है तब आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है मोलर कंडक्टेंस की, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा नॉट एम, या बोलते हैं लैम्डा इन्फिनिटियम। अलग अलग बुक में अलग अलग चीजों से डिनोट कर रखा है इसको। और ये क्या है, ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या आप बोल सकते हो मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन। अब एक बात बताओ सोच के, जो ये चीज मैंने बोली है वो क्या मतलब इमेजिनरी है या रियल है, सोच के बताओ भाई। यहाँ तो बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, 64 स्टूडेंट्स है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, सोच के बताओ
कंसंट्रेशन अब 0 होगी, ये बात तो ठीक है, मैक्सिमम कंडक्टेंस होगी, इससे ज्यादा और नहीं हो सकती उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए। क्या ये बात असली मतलब हाइपोथेटिकल लग रही है या रियल लग रही है तुम्हें? मैम हाइपोथेटिकल। क्योंकि भैया इमेजिनरी है ये वाली बात, सिर्फ ये जिन्होंने ये ग्राफ दिया था, ये भैया जी डी बाय हक्कल जी जिन्होंने दिया था, तो इन्होंने बस सोचा था कि ऐसा हो सकता है। बच्चे म्यूट कर लो। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जब कंसंट्रेशन, अरे म्यूट कर लो, मेरी इको हो रही है वॉइस। इसका मतलब ये हुआ जब कंसंट्रेशन 0 है तो मतलब उसमें इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। अरे किसने अपना माइक को छोड़ रखा है? हाँ मेरे को पता नहीं ना किस बच्चे ने वो कर रखा है। हाँ मनीषा। हाँ अब ठीक है। कंसंट्रेशन 0 का मतलब क्या है कि भैया उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है। ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ये वाली बात सिर्फ इमेजिनरी है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तुम्हें ग्राफ आ गया समझ में? बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आ गया तो इसी में ही मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी ग्राफ बना रही हूँ ताकि तुम्हें मैं दोनों के बीच का डिफरेंस समझा पाऊँ। मैम हाँ राधिका। हम अभी तक आपने अभी यही पढ़ाया है? हाँ बेटा अभी तक यही पढ़ाया है। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा, टेंशन ना लो। ओके मैम। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब बच्चे ग्राफ देखा गया वो ऐसा देखा गया। कंसंट्रेशन 0, हाँ आइडियल में होते, और तुम्हें पता है आइडियल जैसी कोई चीज ही नहीं होती है ना? पता है ना आशुतोष, आइडियल जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। वो भी एक हाइपोथेटिकली केस था जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है। हाँ तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बच्चे हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिला, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो दो चीजें हो रही है, नंबर ऑफ आइंस भी बढ़ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक हो रही है, दोस्ती भी उनकी कमजोर हो रही है। तो एकदम से कंडक्टेंस का क्या होगा? रैपिड इंक्रीज होगा। और आप देख पा रहे हो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट में मुझे बता दो कि मैक्सिमम वैल्यू कंडक्टेंस की कितनी होगी, तो आप नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि ये देखो, ये वाली लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, वो कहीं पे भी वाई एक्सिस को मीट नहीं कर रही है। और अगर वाई एक्सिस को मीट नहीं कर रही है तो आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं बता सकते हो। बोलो समझ में आई ये चीज? यस मैम। वाला ग्राफ किसके लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा दिल कह रहा है, गट फीलिंग कह रहा है कि भैया नीट में आने वाला है इससे क्वेश्चन इस बार। और ये किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आपको खुद दिख जाएगा ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगी आज घर से करने के लिए, आपको खुद दिख जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन ना अलग अलग तरीके से आ सकता है। मान लो ग्राफ ही बना के दे दें और उससे कुछ भी चीजें पूछ ले कि बताओ भैया ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है। ये तो वैसे बोर्ड के लेवल पे पूछा जाता है। आपको कुछ वैल्यूज दे दे जिसके बेसिस पे आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। ठीक है। अच्छा जी, एक तो ये चीज होगी। तो यानी कि हम इस वाले ग्राफ से जो जो हमने बनाया है, यहाँ पे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कि इसके लिए भैया कौन आया फिर? इसके लिए कौन आया? कोलार्स लॉ आया। कौन सा लॉ आया भैया? कोलार्स लॉ आया। हाँ, और ये भी ध्यान रखना कि कंडक्टेंस किस केस में ज्यादा होगी, तो तुम बोलोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। एक काम कर रही हूँ मैं ना, पेज ले रही हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे ना एक चीज याद आ रही है, वो इससे पहले वाले बैच में मैंने बताना भूल गई थी, और ना क्वेश्चन आया हुआ इससे। मान लो आपके पास ना ये दो ग्राफ हैं, बच्चे ध्यान से देखना। एक तो ये ग्राफ है और एक ये वाला ग्राफ है। और ये वाला ग्राफ है मान लो आपका केसीएल के लिए, और ये वाला ग्राफ है आपका एचसीएल के लिए सपोज। ठीक है। और ये रहेगा मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट सी के बीच में। ठीक है। आपको ये तो दिख रहा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, दिख रहा है ना सबको? यस मैम। अब आपसे क्या पूछेंगे कि भैया दोनों में से कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी?
ठीक है, अभी तो मैंने आपको दिखा दिया कि HCl और KCl का ग्राफ है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है ना, एग्जैक्ट में बता नहीं पा रही, लेकिन मान लो ऐसे, मान लो अलग अलग ग्राफ बना के दे रखे हैं और आपसे मान लो ये नहीं दे रखा, ठीक है, और आपको दे दिया ऑप्शन में कि एक KCl है एक HCl है, ठीक है, और आपसे पूछ रखा होगा बताओ ए वाला किसका ग्राफ है और बी वाला किसका ग्राफ है, तो ध्यान रखना ये वाली चीज आप कैसे बताओगे, ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी पे बताओगे, जो मैंने आपको कल कराया था ना, साइज ऑफ आयंस, याद है किसी को? यस मैम यस मैम फैक्टर। कहा था ना जिसका साइज छोटा होगा वो ज्यादा हाइड्रेटेड होगा, ये बोला था, लेकिन X प्लस एक्सेप्शनल था, उसकी वैल्यू जो है हाइड्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, वो अपने आप में ही उसकी कंडक्टेंस हमेशा ज्यादा रहेगी। तो अगर आपसे कोई पूछता भैया ए वाला ग्राफ किसका है, तो आप बोलते ए वाला ग्राफ है HCl का और बी वाला ग्राफ है KCl का, ठीक है, तो ये आप किसके बेसिस पे बताओगे, वो जो मैंने साइज ऑफ आयंस बताया था, अगर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो आप बताओगे जिसका साइज छोटा उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी, लेकिन H+ का क्या है, एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा होती है। समझ गए? हाँ या ना? मैम एक बार मोबिलिटी Yes, बता ma'am. दीजिए। अच्छा, राधिका कल नहीं थी बेटा, मैंने ये बोला था, जैसे देखो बता देती हूँ इन पर, इनमें से ना सबसे हाँ मैं कर रही हूँ रिपीट, अगर मैं आपसे बोलूं कि इनमें से सबसे ज्यादा साइज किसका छोटा है, लिथियम आयन का है, तो जिसका आयन छोटा होगा भैया वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा इसी के पास आएंगे, जिसका साइज छोटा उसकी हाइड्रेशन पावर ज्यादा यस होगी, मैम। यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा लिथियम प्लस आयन को घेरे हुए हैं, और अगर Yes. लिथियम आयन प्लस को घेरे हुए हैं भैया, लिथियम प्लस आयन फिर मोबाइल नहीं होगा, आई मीन फ्रीली मूव नहीं करेगा, और अगर फ्रीली मूव नहीं करेगा तो इसके केस में कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम। तो अगर ऑर्डर लगाना हो तो ये ऑर्डर मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन मैंने बोला था कि अगर मान लो H+ आ जाता है तो तुम ये सोचोगे कि मैम H+ का साइज तो छोटा है, छोटा है तो उसके चारों तरफ तो मॉलिक्यूल वाटर के बहुत ज्यादा आने चाहिए, उसकी कंडक्टेंस सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन एक तुम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, पता नहीं पढ़ते हो या नहीं, लेकिन एक होता है ग्रोथर्स एक्सपेरिमेंट, जिसको आप प्रोटॉन जंप एक्सपेरिमेंट भी कहते हो। उस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि भैया H+ का माना की साइज छोटा है, माना की साइज छोटा है, लेकिन फिर भी उसकी कंडक्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, तो H+ की सबसे ज्यादा कंडक्टेंस होती है। नोट्स पढ़े क्या किसी ने, जो मैंने कल ग्रुप में, जो आज सुबह ग्रुप में सेंड किए थे? यस मैम। ठीक है हाँ मैम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया क्या, ताकि मैं आगे चल पाऊं फिर, क्योंकि मुझे कोलार स्लो बताना है। यस मैम। चलो Yes, ma'am. चलो, आशुतोष नो मैम, क्या पढ़े नहीं क्या नोट्स? चलो ओके, अच्छा टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं बेटा, टाइम निकालना। हाँ, तो मैंने कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि वो वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा था ग्राफ। तो हमारे पास आया भैया कोलार्श लो, कोई अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसकी, कोई किससे कैसे बोलता है, कोई कैसे, मैं बोलती हूँ कोलार्श लो। तो कोलार्श लो क्या बोलता है, द लिमिटिंग, ध्यान से सुना, ये बोर्ड में आती है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जाती है इसकी, स्टेटमेंट स्टेट कर दो कोलार्श लो को। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the sum of limiting ionic conductivities of cation and anion each multiplied with the number of ions present in electrolyte। मान लो आपको किसी की, आपको इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, सपोज NaCl की निकालनी है, तो आप क्या लिखोगे, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। मतलब इसका मतलब ये है कि भैया जब वो आयंस में डिसोसिएट हुए ना, आयंस में डिसोसिएट हुए, तो Na+ अपना अलग कंट्रीब्यूशन दिखाएगा, Cl नेगेटिव अलग कंट्रीब्यूशन दिखाएगा। Na+ को इसकी कोई वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, Cl नेगेटिव की वैल्यू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको कई बार ये भी बोल देते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो Na+ अपना अलग कंट्रीब्यूशन देता है कंडक्टेंस की साइड पे, Cl नेगेटिव अपना अलग कंट्रीब्यूशन देता है टूवर्ड्स द कंडक्टेंस, ठीक है। और ये ध्यान रखना, सॉल्यूशन में किस इलेक्ट्रोलाइट के कितने आयंस मिल रहे हैं आपको उससे मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो BaCl2 को कैसे लिख सकते हो, Ba2+
प्लस 2 ऑफ Cl नेगेटिव। ऐसे एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे लिखोगे, 2 ऑफ Al3 प्लस प्लस 3 मोल ऑफ, या बोल दो 3 ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयंस। ठीक है, अच्छा जी। अब आप ये समझना, अब आप मुझे कहोगे कि मैम आप तो कह रहे थे कोलार्स लॉ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हैं, लेकिन आपने तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट निकाल दिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिख दिए। तो हाँ, निकालोगे तो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लोगे। ठीक है, अगर मान लो आपको एसिटिक एसिड का निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो इस केस में आपको कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा होगा जिसकी हेल्प से आप उस वीक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे। अभी क्वेश्चन भी है, 2-1 क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराऊंगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो स्टेटमेंट सबको क्लियर होगी क्या कोलार्स लॉ की? क्या कहता है भैया कोलार्स लॉ? माइग्रेशन वाले केस से जो आपने बताया, राधिका एक बार फिर बोलना बेटा। तो अभी आपने बताया ना कि ये इंडिपेंडेंट हो गए माइग्रेशन कंट्री से, तो एक बार दोबारा बता दो माइग्रेशन। मतलब ये है कि भैया Na+ जो है, अब क्या है बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है राधिका, कि डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दिया तुम लोग। यस मैम। मतलब Na+ बड़ा दूर है, Cl नेगेटिव बहुत दूर है। Na+ भैया अपना अलग कंट्रीब्यूशन देगा टूवर्ड्स कंडक्टेंस, Cl नेगेटिव अलग देगा। तभी हमने क्या किया, Na+ को अलग लिखा है और Cl नेगेटिव को अलग लिखा है। ठीक है, ओके मैम, क्लियर। चलो अच्छा, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ। अरे यार स्पेलिंग बड़ी पंगा करती है कोलार्स लॉ की, मैं तो बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। कोलार्स लॉ अगर गलत लिख लियो तो तुम ठीक कर लेना। अच्छा, एप्लीकेशन क्या क्या है भैया, क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं कोलार्स लॉ की? तो पहली तो एप्लीकेशन यही है कि इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बताओ? मोलर कंडक्टिविटी। वेरी गुड, इससे हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यस मैम। यस मैम। ओके, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो भैया हम अल्फा भी निकाल सकते हैं। अल्फा इज व्हाट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको आप अल्फा से डिनोट करते हो, और इसकी फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। अरे भैया अपॉन कैप नॉट m। एक सेकेंड, क्या पूछ रहा है? अरे मनीषा म्यूट कर लो बेटा। मोलर कंडक्टिविटी में कप्पा के ऊपर, अच्छा बच्चे अलग अलग बुक में ना अलग अलग चीजों से डिनोट करके, आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हो और नोट भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, और डिवाइड में आता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। अब पता है इसका रीजन है नीचे लिखने का, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने बताया था कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, याद है सब? यस मैम। वो कब लेस देन 1 होगी? वो हाँ बेटा, हाँ वो सेम चीज आशुतोष, वो सेम चीज है। इनफाइनाइट आप चाहे ऐसे दिखा लो मोलर कंडक्टिविटी को, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे ऐसे दिखा लो, इन दोनों के केस में कंसंट्रेशन 0 है। ठीक है, तो अल्फा बच्चे लेस देन 1 होती है। वो कब लेस देन 1 होगी? जब आपकी ये वैल्यू कम होगी, और हमें पता है भैया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन में बहुत ज्यादा होगी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। तो अगर ये ज्यादा होगी तो न्यूमरेटर वाली टर्म छोटी हो जाएगी, अगर न्यूमरेटर वाली टर्म छोटी होगी तो अल्फा भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज क्या निकाल सकते हो बच्चे इससे? डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। इसकी डेरिवेशन हमें नहीं करने क्योंकि तुम इक्विलिब्रियम में पढ़ रखी है हमने। क्या होता है इसका फॉर्मूला डिसोसिएशन कांस्टेंट का? C अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C क्या है? कंसंट्रेशन, K है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, बहुत 0.00 समथिंग है, तो आप क्या कर सकते हो? इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। यस मैम। तो क्या आ जाएगी? K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, यानी कि अल्फा आ जाएगा √KA/C। और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम में पूछा जाता है, यहाँ तो नहीं पूछा जाएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो उसमें और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशनशिप है? तो तुम बोलोगे कि भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कंसंट्रेशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और
स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है? जल्दी बताओ। एक और चीज, हाँ सारे बताओ, राधिका बोल रही है, बाकी सब 61 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। और सबसे बढ़िया कप्पा सी क्या है? सी कहाँ पे बच्चे? ये वाला बोल रहे हो क्या आशुतोष? के ए बोल रहे हो क्या आशुतोष? एक बार बच्चे अनम्यूट करो ना। उसके ऊपर कहाँ पे भाई? अनम्यूट करो। वो कैप से पूछ रहा सर। ये पूछ रहे हो? इसमें कप्पा तो नहीं है कहीं पे, तो मोलर कंडक्टेंस है बच्चे। हाँ, अल्फा मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन एंड इनफाइनाइट डिल्यूशन। कप्पा नहीं है बेटा यहाँ पे तो कहीं पे भी। अल्फा है वो, ये कप्पा दिख रहा है क्या? सॉरी, अल्फा है बेटा, ये कप्पा नहीं है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अरे यार मैं इतना बुरा बनाती हूँ क्या? नो मैम, सही है, समझ आ रहा है। ठीक है मैम अच्छा, क्लियर तो आपको ये वाला फॉर्मूला भैया याद रखना है एक तो, और एक ये वाला याद रखना है। चलो कोई बात नहीं आशुतोष, हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं है, बिंदास होके बोला करो। चलो हाँ, एक चीज बच्चे मैं बताना भूल गई, ये देखो इधर आपसे पूछ सकते हैं, मान लो ये इक्वेशन देके पूछ सकते हैं। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो उसका स्लोप क्या आएगा, तो कोई मुझे बता सकता है क्या इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? कोई भी जिसको समझ में आया वो पक्का बता देगा। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछ रही हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बोलो बोलो, एक बच्चा बोलो, बोलो। नहीं सब, अरे रिपीट करना एक बार। हाँ जी, मैम रिपीट करना एक बार। मैं ये बोल रही हूँ, जो मैंने ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाया था ना, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाया है, तो मैं ये पूछ रही हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ बनाया है उसका स्लोप क्या होगा? यस मैम, बी होगा कांस्टेंट। जिसने कुछ नहीं बोला वो तो बहुत बुरी बात है, जिसने C बी होगा। बोला, जिसने बी बोला वो भी गलत है, तो इसका माइनस यस मैम, माइनस बी। माइनस ए मैम। माइनस ए या माइनस बी? मैम माइनस बी, क्योंकि y एम एक्स माइनस सी होता है अरे ना। तुम्हारी बुक में ना कई जगह ए भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज यस मत, मैम। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। देखो वाई एक्सिस पे क्या है हमारा, ये है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, और एक्स एक्सिस पे क्या है, ये है। तो यानी कि किस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी? y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है, एम एक्स प्लस सी। यानी कि तुम्हारा इंटरसेप्ट क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, वही है तुम्हारा इंटरसेप्ट। और जो आपका स्लोप होगा बच्चे वो नेगेटिव है, तभी तो ग्राफ ऐसा आ रहा है। यस मैम, मैंने आपको बताया था ना कि अगर स्लोप तुम्हारा नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे आएगा, अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अभी तक तो ऐसा नहीं आया है, हो सकता है पूछ लें, तो ध्यान रखना स्लोप क्या होगा? माइनस बी होगा, या उन्होंने कोई और कांस्टेंट दे रखा है तो ए लगा लेना, जेड लगा लेना, जो भी तुम्हारा मन हो वो कर लेना। ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद हमें करना है, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वो क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके। ये वाला क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखो। आपको ना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड, NH4Cl की, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इसकी। तो जो दे रखा है ना उसको वैसे लिख लो। देखो ये मैं करवा देती हूँ आप लोगों को ये दे रखा है, ठीक है। कितनी वैल्यू दे रखी है? 523.28। और क्या दे रखी है आपको? BaCl2 दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है देख रहे हो ना सारे? यस मैम। मैम NH4Cl की क्या है? 129.8।
यूनिट मैं नहीं लिख रही, तुम्हें पता है यूनिट क्या लिखनी है। आपको निकालना क्या है बच्चे, ये वाले क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार आए हुए हैं, हर साल रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। इजी भी आ सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अच्छा एक काम करो बच्चे, इसको ना खोल लो, इसको ऐसे लिख लो, Ba2+2H नेगेटिव, इसको लिख लो Ba2+2Cl नेगेटिव। मैं आगे लैम्डा नहीं लगा रही हूँ, अंडरस्टूड है ये। NH4+Cl नेगेटिव, ठीक है। निकालना क्या है बच्चे आपको, NH4+ ये निकालना आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और आपके पास ये आ जाएगा। तो इसके लिए हमें Yes, क्या ma'am. करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो देखो आपको NH4+ चाहिए और OH नेगेटिव चाहिए, ये रहा हमारे पास NH4+ और OH नेगेटिव। लेकिन तो भैया ये तो इसके आगे 2 लगा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ। और इसको मान लो, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। तो आपको 1 और 3 को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि Yes, भैया ma'am. हमें कोफिशिएंट नहीं चाहिए, इस कोफिशिएंट को हटाने के लिए मैंने ये किया है। तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, Ba2+/2 प्लस OH नेगेटिव, और इसमें ये वाली इक्वेशन ऐड कर दो, NH4+ और Cl नेगेटिव। यानी कि जो हमें चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया। ये बिन बुलाए मेहमान है, और बिन बुलाए मेहमान को भगाना भी पड़ेगा। तो क्या किया जाए, Cl को हटाना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए भैया ये 2 दे रखे हमें, ये 2 दे Yes, रखे, ma'am. तो यानी कि माइनस करना पड़ेगा। हाँ या ना, Yes, माइनस Yes, करोगे। ma'am. लेकिन ma'am. यहाँ पे तो भैया 2 Cl नेगेटिव है, यहाँ पे एक ही है, तो आपको एक बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या करोगे आप, 2 से फिर डिवाइड कर दो और माइनस कर दो। ये देखो इस तरह से, बताओ, सेकंड को भी 2 से डिवाइड किया और माइनस कर दिया, तो हाँ. ये वाला इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और हमारा फाइनल ये आ जाएगा। तो यानी कि हमने एक्चुअल में किया क्या, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 इंटू 523.28, और उसको ऐड किया कौन सी इक्वेशन में, थर्ड वाली से। थर्ड वाली कौन सी, NH4Cl वाली, यानी कि 129.8 माइनस क्या किया तुमने, ये वाली इक्वेशन माइनस की, और 1/2 इंटू 280। इसको सोल्व कर लोगे क्या, Yes, ma'am. और आंसर आ जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये वाला ना, जितना मैं करा रही हूँ उससे ज्यादा तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम खुद करोगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन बहुत इजी होते हैं। अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, और यहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे ना ये बता दो, लिमिटिंग, एक सेकेंड, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बता दो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय n। हाँ या ना, Yes, मैंने ma'am. क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करोगे, आपको किसके लिए निकालना है, NH4OH के लिए निकालना है, और आपने मोलर कंडक्टिविटी ऑलरेडी निकाली इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NH4OH की। इसको सोल्व करके मान लो x आ गया, मान लो, डिवाइड बाय n। n क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो देख लो NH4OH का कितना होगा, 1 होगा, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी उसके डिवाइड में तुम 1 लिखोगे। यानी कि इस केस में जो मोलर कंडक्टिविटी आई थी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आएगी। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन तुम इसी तरीके से याद रखना। हाँ, 251.44 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन तुम इसी तरीके से ध्यान रखना, अगर तुम्हें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए, सॉरी, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए दे रखी है, तो तुम क्या करो, पूरे सॉल्यूशन की जिसका भी पूछ रखा है मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो और उसकी n की वैल्यू से डिवाइड कर दो, बस खत्म। चाहे कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना, समझे। यस मैम। चलो, इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल इजी है।
ये देखो, आपको Mg2+ Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव और K+ की वो दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तुम्हें क्या निकालना है? Mg2Cl2 की निकालनी है और किसकी निकालनी है? KOH की निकालनी है। तो इसका मतलब क्या होगा? लिखो, इसको डिसोसिएट कर दो, Mg2+ + 2 Cl नेगेटिव, हाँ या ना? और ये आपको वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 106 + 2 इंटू इसकी कितनी वैल्यू है Cl नेगेटिव की? 76.3 वैल्यू आ जाएगी। बताओ। Yes, ma'am. ये तो इजी था, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, और कॉम्प्लिकेटेड ही आएंगे एग्जाम में, सिंपल तो नहीं पूछेंगे। ऐसे ये क्या होगा? K+ की मोलर कंडक्टिविटी प्लस OH नेगेटिव की, और K+ की कितनी है? 73.5 प्लस OH नेगेटिव की कितनी है? 199.1। आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम, यस मैम, हाँ यस मैम। मैम। से आपको अब सुनो मेरी बात से, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था इतना ही था, मतलब इतना ही तो क्या, बहुत ज्यादा ही कर लिया हम लोगों ने। आपको अब क्वेश्चंस मिलेंगे इस लेक्चर ओवर होने के बाद, मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है? तो उसमें क्या है, 15 आई थिंक 15 क्वेश्चन है, जेई और नीट के दोनों के हैं, है ना? तो आप क्या करेंगे, उसको ट्राई करेंगे। और सबसे अच्छी बात है, मैंने सॉल्यूशन भी उसमें पेस्ट कर रखे हैं, सॉल्यूशन भी मैंने वहां पे अटैच कर रखे हैं। लेकिन आप सबसे पहले खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर सोल्व नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन को देखेंगे, अदरवाइज पहले खुद से सोल्व करेंगे। अगर सोल्व हो जाता है तो अपना आंसर मैच कर लेना, लेकिन अपने आप से ऑनेस्ट रहना, ठीक है? अगर चीटिंग करके किया तो फिर कोई फायदा नहीं है। Okay, ma'am. ओके मैम। ओके मैम। क्या करना है हमें? एक टॉपिक और रह गया था तुम्हारा, जो कि मैं तुम्हें कराना भूल गई थी। वो टॉपिक है ये। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोलिसिस में सिर्फ ये बताया था, फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ, और एक NaCl के प्रोडक्ट बताए थे इलेक्ट्रोलिसिस के, अगर किसी को याद हो तो, है ना? लास्ट स्लाइड कौन सी थी भाई? लास्ट स्लाइड ये थी। फर्स्ट स्लाइड भी दिखा देना एक बार। कौन सी वाली बेटा? मैं फर्स्ट स्लाइड आप बोल रहे थे ना, लास्ट में बताओगे थोड़ा सा उसके बारे में। लास्ट में बताऊंगी? नहीं, मैंने तो Yes, सब ma'am. बता दिया, मैं ये नहीं बता मैम, मैं लास्ट में ज्वाइन हुई थी ना, तो मतलब थोड़े 5 मिनट लेट हो गई थी, तो आपने बोला था कि लास्ट में आप बता दोगे शुरुआत में थोड़ा सा। अच्छा राधिका, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था बेटा, वो यही Okay. था। कहाँ गया वो? जो वो ग्राफ नहीं बना रही थी क्या मैं? ये वाला, यस मैम, यस ये मैम। वाला बोल रही थी मैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला Okay, वाला। ma'am. यस मैम। चलो इधर आओ, कहाँ गई थी मैं? कहाँ गए? ये रहा। हाँ, तो अगर आपको याद हो ना, तो मैंने आपको ना इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट में सिर्फ NaCl का करवा दिया था, मोल्टन NaCl का, बाकी नहीं कराया था। लेकिन एक्चुअल में क्या, मैं NCERT देख रही थी और मैंने पेपर भी देखा, उसमें ना क्वेश्चंस आए हुए थे, और हम NCERT की कोई भी चीज को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मुझे लगा करवाना चाहिए। पता चले आ गया ना, तो इतनी मेहनत की इस चैप्टर पे और वो क्वेश्चन नहीं करके आए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने वो सोचा कि आज करा दूंगी, तो हमारे पास आधा घंटा है और आधे घंटे से ज्यादा नहीं है, तो आराम से समझना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो एक बार जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो बच्चे देखो, इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट मिलते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कौन सा ले रखा है, और मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या ले रखा है, और इलेक्ट्रोड कौन सी ले रखी है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे, अगर आप इनॉट इलेक्ट्रोड लेते हो, जैसे मान लो प्लेटिनम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो ये इलेक्ट्रोड क्या करती है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, ये भी तुम्हें पता है। सेकंड, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपकी इलेक्ट्रोड इनॉट ना होके रिएक्टिव हो गई, अगर मान लो आपकी इलेक्ट्रोड इनॉट ना होके रिएक्टिव हो गई, तो इलेक्ट्रोड जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगी, वो भी हम देखेंगे कैसे करेगी, ठीक है? उसके बाद मैंने तुम्हें बोला था, ये वाला मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बता दिया था, NaCl का, याद है क्या किसी को? मैंने क्या कहा था भैया, एक बीकर में 2 इलेक्ट्रोड डाल दी और उसमें NaCl ले लिया, और मैंने कहा था कि भैया सोडियम जो है कैथोड पे डिपॉजिट होगा, हाँ, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, हाँ, जो रिएक्ट ना करे रिएक्शन के साथ। अच्छा, क्या बोली, भूल गई मैं। हाँ, मैंने कहा था कि Na कैथोड पे डिपॉजिट होगा, और भैया जो गैस है Cl2 वो एनोड पे लिबरेट हो जाएगी, इतना मैंने तुम्हें बता दिया था।
लेकिन इसके अलावा बच्चे और भी केसेस हैं जो डिस्कस करना जरूरी था, जो मैं नहीं कर रहा था जब मैंने। तो अब देख लो, अगर मान लो, ध्यान से सुनना, अगर मान लो तुम्हारे सॉल्यूशन में एक से ज्यादा कैटायन तुम्हें मिलते हैं, अगर मान लो तुम्हें सॉल्यूशन में एक से ज्यादा कैटायन मिलते हैं, तो उस केस में तुम कैसे डिसाइड करोगे कि दोनों कैटायन में से जल्दी कैथोड पे कौन भागेगा? भागेंगे तो दोनों ही, लेकिन एक जल्दी भागेगा और एक धीरे भागेगा। तो ये डिपेंड करता है उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पे। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वही जल्दी जल्दी भागेगा कैथोड पे और रिडक्शन कर लेगा और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ये एग्जांपल से आपको देखेंगे 2 मिनट बाद। उसके बाद बात करते हैं एनायंस की। अगर आपके सॉल्यूशन में एक से ज्यादा एनायंस आपको मिलते हैं तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसका पहले ऑक्सीडेशन होगा? तो ये डिपेंड करता है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पे। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा दोनों में से, जिसका लोअर होगा, वही भागे भागे जाएगा एनोड पे ऑक्सीडेशन करने। पहली चीज। उसके अलावा मान लो तुम्हें क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दे रखी एनायंस के केस में, ध्यान से सुन लो, एनायन के केस में तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दे रखी, उस केस में ये हम यूज करेंगे एज अ ब्रह्मास्त्र। उस केस में हम इस ऑर्डर को यूज करेंगे और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, इस ऑर्डर के बेसिस पे बताएंगे भैया कौन जल्दी माइग्रेट करेगा। तो आपको ये लर्न करना है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कोई निमोनिक्स मिलती है गूगल से तो आप सर्च कर सकते हो, वैसे इसकी याद करने की इतना मतलब जरूरत नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा नहीं है एनायंस, थोड़े से ही है। बच्चे आपको एनायंस की याद रखनी है, कैटायन का तो रिडक्शन, कैटायन का ना पता करना इजी होता है आशुतोष, मेन पंगा एनायन में होता है, मेन पंगा एनायन में होता है, इसीलिए मैंने ऑर्डर लिख दिया है यहाँ पे, तो ध्यान रखना। आयोडीन की सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखना लास्ट में हेलोजन आते हैं, पहले सबसे बड़ा वाला आयोडीन, फिर ब्रोमीन उससे छोटा, फिर क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन हो गया आयोडीन, फिर फ्लोरीन को ये धक्का मार देते हैं और सबसे लास्ट में भेज देते हैं, और उसके बीच में आ जाता है OH नेगेटिव और सल्फेट आयंस। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो बच्चे, हाँ वो होता है ना जिसको हम एज ए रेफरेंस मान के बाकी मेटल्स पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। यस मैम। हाँ वो बताया था मैंने लास्ट क्लास में, अगर थोड़ा सा याद हो तो बेटा। ओके हाँ मैम। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वैसे तो और भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है, जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड होगी, मेटल इनसोल्युबल सोल्ट, मतलब काफी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ SHE है, ठीक है। तो इसको आप इस ऑर्डर को ध्यान रखेंगे बच्चे, अभी याद कर लो, सबसे पहले बड़ा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन को लास्ट में धक्का मार दिया और उसके बीच में कौन आ गया? OH नेगेटिव आ गया और सल्फेट आयन आ गया। थ्योरी हाँ राधिका। मैम अगर जैसे ब्रोमीन और आयोडीन प्रेजेंट हो गया एनायन के रूप में, तो मैम फिर आयोडीन जाएगा सबसे पहले? हाँ आयोडीन भागेगा। ओके मैम। चलो थ्योरी वाला पार्ट समझ में आ गया, तो अब क्वेश्चन से समझते हैं। हाँ ख्याति मैं पंजाबी हूँ, लगता है क्या तुम लोगों को? ना मामा हरियाणवी हो। यस मैम। आप क्या लगते हो? हरियाणवी लगती हूँ मैं? सीरियसली? तो आपकी लैंग्वेज से। अरे मुझे तो हरियाणवी आती ही नहीं बेटा। ये तो पंजाबी की होती है लैंग्वेज, जैसा आप बोलते हो। हाँ तो वो बोल रही है ना राधिका, मैं तो हरियाणवी तो मुझे आती ही नहीं, मैंने कभी बोली ही नहीं। बट मैम आपने क्लास में बताया था। हाँ मैंने यही हाँ बताया था मैंने। अच्छा पहले से लगता था आप पंजाबी हो, अब कंफर्म हो गया। अच्छा जी चलो ठीक है, चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन पे। मैम आप तो हरियाणा में हो। अब क्या करूं भाई, नहीं आती हरियाणवी, क्या करूं? चलो इधर देखो, चलो ठीक है, वैसे मुझे पंजाबी भी नहीं आती है बोलने। चलो इधर आओ। मैम हिंदी इंग्लिश आती है। हाँ बस यही आता है, मेरे को और नहीं आती कोई लैंग्वेज बोलने। हमें भी नहीं आती है। जान भी कह रही आप जो बढ़िया हो। yes, चलो ठीक है। यस मैम। चलो ठीक है। क्या कर रही थी मैं? बैकग्राउंड चेंज कर रही थी ना। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन है बच्चे, एक बार देखो इस क्वेश्चन को। तुम्हें क्या बोल रखा है? प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस
ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मोल्टन स्टेट में देख रहे थे, पानी नहीं था उसमें। अब भैया एक्वस सोल्यूशन की बात आ गई है, कंटेनिंग जिंक सल्फेट एंड AgNO3 विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड है मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, पहली चीज। एक्वस है मतलब पानी है, और पानी में क्या होगा, वाटर होगा, वाटर पानी है ना, तो वो अपने आप में भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो किसमें स्प्लिट होगा, H+ और OH और नेगेटिव। OH माइनस। जिंक सल्फेट किसमें डिसोसिएट होगा बच्चे, जिंक 2+ और सल्फेट 2 में, सॉरी सल्फेट आयन में। और ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट Ag+ और NO3 नेगेटिव में, हाँ या ना। यस। अब एक काम करो, साइड में लिख लो कि केटायन कौन कौन से हैं। तो केटायन हमारे पास है 3, एक तो H+ और एक जिंक 2+ और एक है हमारे पास बच्चे Ag+। ठीक है। एनायन कौन से है हमारे पास, एनायन भी हमारे पास 3 है, एक तो सल्फेट आयन, SO4 2-, NO3-, OH माइनस। ठीक है। तो सबसे इजी रहता है केटायन का पता करने। तो अगर मान लो पेपर में आ जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि बताओ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं आशुतोष, बिल्कुल भी नहीं बनाना, ये ऐसे ही हो जाएगा। वो बनाना ही नहीं है, वो तब बनाना है अगर मान लो बोर्ड में आ जाता है तो माइग्रेट करके दिखा देना, बाकी कोई जरूरी नहीं है, नंबर मार्क्स नहीं कटेंगे उसके, ठीक है। लेकिन वैसे ये वाला टॉपिक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपके पास 3 केटायन है और आपसे पूछ रखा है कि कैथोड पे कौन जाएगा, तो मैंने कहा था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही कैथोड पे जाएगा। तो Yes, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन पेपर में दे रखा होगा, यहाँ पे या तो मिसप्रिंट है या कुछ और रोला है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जब आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि किसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि Ag+ की ज्यादा है। तो भैया जो Ag+ है वही कैथोड पे जाएगा और रिडक्शन करके उस पे डिपॉजिट हो जाएगा। समझ में आ गई ये वाली चीज। यस मैम। उसके बाद अनायंस की अगर मैं बात करें तो हमने ऑर्डर याद कर रखा है, ये वाला ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा भैया किसकी होती है, OH नेगेटिव की माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। तो जो आपका O2 है वो आपका एनोड पे लिबरेट होगा, तो ये रिएक्शन होती है। हम OH नेगेटिव नहीं लेते हैं, आप देखोगे आपकी बुक्स में वाटर को लेके कर रखा है, वाटर को लेते हैं जनरली हम। वाटर O2 में स्प्लिट होता है 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वेशन याद रहेगी तो फायदे में ही रहोगे, क्योंकि बहुत जगह यूज हो रही है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, कैसे किया। मैम इसमें एनोड पे नेगेटिव आ रहे हैं, तो मतलब एनोड नहीं 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 बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना, इलेक्ट्रोलिसिस हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में पढ़ते हैं ना, उसमें एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है साम्या, और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। मैम हमें अनायन और कैटायन दोनों केसेस में यही देखना है ना किसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। नहीं 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 नहीं, कैटायन में हमें ये देखना है किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। और एनायन में हमें ये देखना है किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। अगर सपोज रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दे रखा तो आपको ये ऑर्डर पता है ना, इसके अकॉर्डिंग भी तुम लगा सकते हो, ठीक है। आपको पेपर में कैसा मिलेगा बच्चे, ऑप्शन में आपको ये मिलेगा कि आपको ये चीजें दे रखी हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कौन कैथोड पे जाएगा। अब मान लो ये दे रखा है और आपको ऑप्शन में दे रखा है कि Ag जाएगा कैथोड पे, जिंक जाएगा या H+ जाएगा, तो आपको कौन से वाला ऑप्शन पे टिक मार्क करना है, Ag वाले पे, ठीक है जी। हाँ जी, अरे बोलो। यस मैम। चलो यस मैम। अगर ये वाला कम क्लियर हुआ है, अब आगे जो मैं और कराऊंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो बेटा, हाँ मैम। अभी क्या है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। अभी भी इनर्ट इलेक्ट्रोड ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन एक्वस का मतलब पानी है, H+ और OH नेगेटिव देगा, और कॉपर सल्फेट क्या देगा बच्चे, Cu2+ और सल्फेट आयंस देगा। मैम हाँ बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब क्या है, यहाँ पे समझ में नहीं आया। इनर्ट देखो, इसमें ना प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ले रखी है। तो हम जनरली क्या करते हैं बच्चे, जो भी सेल पढ़ते हैं चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल हो या इलेक्ट्रोलिटिक हो, तो हम उसमें बच्चे ऐसी इलेक्ट्रोड डिप करते हैं ना जो रिएक्शन के साथ पार्टिसिपेट ना कर जाए। समझ रही हो राधिका। तो आप इसमें जनरली हम लैब में ना प्लेटिनम वाली यूज करते हैं, और वैसे ग्रेफाइट की भी होती है, तो आप ध्यान रख सकते हैं इसको, ठीक है। चलो हाँ, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन पे आओ वापिस।
तो कॉपर सल्फेट Cu2+ और सल्फेट आयंस में हो रहा है। तो यानी कि अब इसमें देखो कैटायन कौन कौन से हैं बच्चे, एक तो H+ और कॉपर 2+। एनायंस कौन कौन से हैं, OH नेगेटिव, H-, SO4-2। SO4 2। सबसे पहले हमें पता है कैटायन ज्यादा इजी है, तो कैटायन का देख लेते हैं। तो देखो इधर Cu2+ जाएंगे तो दोनों ही कैथोड पे जाएगा, तो कॉपर भी जाएगा, तो Cu2+ भी जाएगा, H+ भी। लेकिन कौन जल्दी जाएगा वो हम किसके बेसिस पे बताएंगे, इनके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पे। तो देखो बच्चे कॉपर की ज्यादा है, वो आपको एग्जाम में लिखी मिलेगी, टेंशन मत लो। कॉपर की ज्यादा है तो भैया कॉपर ही किस पे जाएगा, कैथोड पे हो जाएगा। तो ये देखो ये मिला हुआ आपको एक प्रोडक्ट। अब आ जाओ आयंस पे, अनायंस पे आ जाओ। तो एक सल्फेट आयंस का है और एक ये है। तो आपको ये रिएक्शन लर्न ही करनी पड़ेगी, मतलब कर लो लर्न। SO4 नेगेटिव से क्या बनता है, H2OH 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है 1.96 और इसका दे रखा है वाटर के केस में 1.23। तो देख लो एनायंस के केस में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वही एनोड की तरफ भागा भागा जाता है। तो देखो किसका कम है, इसका। तो यानी कि एनोड पे कौन लिबरेट होगी, O2 गैस लिबरेट होगी। क्लियर है। अगर मान लो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हमारे पास ये ऑर्डर हमें पता है, इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग बता सकते थे। क्लियर हुई चीज, थोड़ा और क्लियर हो रहा है? यस मैम। बाकी बोल दो भैया। 54 स्टूडेंट्स हैं, बाकी Yes, कहाँ ma'am. गए? Yes, ma'am. 8 बच्चे कहाँ भाग गए? 8 बच्चे बोर हो गए लगता है इस चैप्टर से। 8 बच्चे भाग गए। हम रोज ही होते हैं वो तो। Yes, ma'am. और मैं रोज ही बोलूंगी, लेकिन तुम्हें बोलूंगी क्योंकि वो लोग तो भाग गए हैं। चलो इस पे आओ। हमें सुनना पड़ता है। हाँ तुम्हें ही सुनना पड़ेगा। चलो ठीक है, इधर आओ। नेक्स्ट है बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। लेकिन अब इलेक्ट्रोड भैया चेंज हो गई है, पहले इनर्ट थी अब कॉपर थी, यानी कि अब कॉपर भी रिएक्ट करेगा। समझ गए इस चीज को? यस मैम। चलो एक्वस का मतलब पानी, पानी क्या देगा, H+ OH नेगेटिव देगा। कॉपर सल्फेट क्या देगा, Cu2+ और सल्फेट आयंस देगा। और ये वाला कॉपर भी क्या करेगा, रिडक्शन भी करेगा, ऑक्सीडेशन भी करेगा। ठीक है जी। अब यानी कि कैटायन वाले कौन कौन से पार्ट हो गए मुझे बताओ। एक तो H+ हो गया, एक Cu2+ हो गया, और कौन सा हो गया, बस ये इलेक्ट्रोड वाला कॉपर नहीं होगा बच्चे। इलेक्ट्रोड कॉपर की है ना, तो वो नो एक मैम। नहीं यस आता है। मैम। समझ गए, समझ गए ना? Yes, ma'am. 2 बार लिखोगे तो भी मर्जी है, वही एक ही काम करेगा, तो इसलिए मैंने एक बार ही लिख दिया उसकी। ठीक है, आई होप तुम लोग ना समझ रहे होगे। एनायंस में क्या क्या है, एनायंस में भैया एक है हाइड्रोक्साइड आयन, सल्फेट आयंस, और एक कॉपर भी तो होगा। कॉपर भी तो कर रहा है ना, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। यस मैम। ठीक है ठीक है जी। वैसे ये कैटायन है, लेकिन भैया एनायन किस पे जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन भी करता है। ये देखो दिख रहा है ना आप लोगों को। तो यानी कि कैटायन आपके पास 2 हैं, H+ और कॉपर। सबसे इजी कैटायन है, और पता है जो इजी होता है मैं वही पहले बताऊंगी। तो देख लो अब दोनों ही भागेंगे, लेकिन दोनों में से जल्दी कौन भागेगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो किसकी ज्यादा है, कॉपर की। तो कॉपर ही डिपॉजिट होगा भैया कैथोड पे, कैथोड पर। उसके बाद हम बात करते हैं अनायंस की। तो भैया एक आपके पास सल्फेट है, और एक आपके पास ये वाटर है, और एक आपके पास कॉपर है। तो अब देखो इन तीनों केस में एनोड पे कौन जल्दी भागेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। किसकी कम है, कॉपर की। यानी कि एनोड पे भी कॉपर मिलेगा और कैथोड पे भी कॉपर मिलेगा। लेकिन फर्क इतना है कि कैथोड पे कॉपर जो है डिपॉजिट हो रहा है, जमा हो रहा है, लेकिन एनोड पे कॉपर क्या हो रहा है, कंज्यूम। और Cu2+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कॉपर की कम हो रही है इन एट एनोड, लेकिन कैथोड पे क्या हो रहा है। हमें कैसे पता है कंज्यूम होगा? बच्चे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना राधिका, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि कॉपर से कॉपर 2+ बन रहा है, तो कॉपर खत्म हो रहा है ना। ओके मैम। और जबकि कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, कॉपर बन रहा है, तो मतलब कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। सल्फेट आयन
क्या नाम है आशुतोष, बच्चे एनायन के केस में आप क्या देखते हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो जल्दी भागता है। तो सल्फेट आयंस का देखो ना 1.96 है, और इसके केस में वाटर के केस में 1.23 है, और कॉपर के केस में 0.34 है। हाँ हाँ तान्या, डेफिनेटली बेटा दे रखा होगा पेपर में, वरना कैसे करोगे, हम कोई रट के थोड़ी ना जाएंगे। इवन मेरे को ही याद नहीं है केमिकल सीरीज, मैंने ही आज तक याद नहीं की, तो तुम्हें भी नहीं करने दूंगी। तो तुम्हें पेपर में मिलेगी रिडक्शन पोटेंशियल की, है ना, इतना थोड़ी ना कोई याद करता है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, एक ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में नहीं आएगा, ये H2SO क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, तो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होगा। सल्फेट आयंस किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बच्चे H2SO4 था ना आशुतोष, जो सॉरी आई एम सो सॉरी, CuSO4 था ना, कॉपर सल्फेट था ना, वो डिसोसिएट हो गया Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव में। तो ये कैटायन वाला पार्ट है, ये एनायन वाला पार्ट है। कैटायन वाला पार्ट तो भैया किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और एनायन वाला पार्ट किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। यही तो हम पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है। तो सल्फेट आयंस भी अगर जाएंगे तो तीनों ही, कैटायन वाले भी कॉपर पे जाएंगे और एनायन वाले भी कॉपर पे जाएंगे, क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रोड यूज किया आप लोगों ने, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं बच्चे, ये वाला भी अनदर इंपॉर्टेंट, एक्वस H2SO4। देखो इसमें ना दो केसेस हैं, एक तो डाइल्यूट का केस है और एक कंसंट्रेटेड का। तो डाइल्यूट वाला तो बिल्कुल इजी है। अगर मान लो तुम डाइल्यूट H2SO4 लेते हो, मतलब डाइल्यूट का मतलब पानी है, तो H+ और OH नेगेटिव देगा, और H2SO4 क्या देगा, H+ और SO4 2 नेगेटिव देगा, हाँ या ना। यस मैम। यानी कि अब इसमें कैटायन सिर्फ एक ही तरह का है, कौन, H+, H+, और एनायन दो तरह के हैं, एक OH- नेगेटिव एंड SO4 -, ठीक है। तो OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव में देख लो, माइग्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा, OH नेगेटिव की, तो भैया वो किस पे चला जाएगा, O2 एनोड चला पर। जाएगा एनोड पे, और H+ ही बचा, तो भैया हमारे पास कोई और है ही नहीं, तो कैथोड पर। पे जाएगा। ये तो सिंपल था बिल्कुल, डाइल्यूट वाला, हाँ या ना। यस मैम, यस मैम। सारे बोलो भाई, एक मुझे तो यस मैम। यस मैम। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करके कंसंट्रेटेड H2SO4 कर दूं तो क्या लोचा होगा, तो लोचा होने वाला है, जो आपको याद रखना है। इसके पीछे हम कुछ नहीं कर सकते, लर्न ही करना पड़ेगा। अगर रीजन थोड़ा बहुत मैं बता सकूं तो ये बोलूंगी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब बच्चे ये है कि वहां पे पानी की अमाउंट बहुत ही कम है। ध्यान से सुनना, पानी की अमाउंट बहुत ही कम है कंसंट्रेटेड के केस में। तो एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया, बजाय कि O2 एनोड पे लिबरेट हो, उसकी जगह सल्फेट आयंस जो है वो लिबरेट हो जाता है एनोड पे, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड है, पानी की अमाउंट कम है। तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये देखा गया कि सल्फेट का आयंस ही माइग्रेट होगा टूवर्ड्स एनोड if we have the case of concentrated H2SO4। होगी, समझ में आ गया, बताओ। यस। तो Yes, ये ma'am. वाले अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। एक पता नहीं स्टूडेंट ने कल मुझे मैसेज किया था, मुझे उसका नाम नहीं पता नहीं वो क्लास लेती है नहीं, आप में से ही हो सकता हो। किसी ने मुझसे ना क्वेश्चन पूछा था, मतलब इसी से रिलेटेड था कि मैम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तब मैंने उसको कहा था कि इसके लिए ना आपको क्या बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी आनी चाहिए। तो जो ये हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये सारी क्या नाम है, जो ये ऑर्डर देख रहे हैं, इसका थ्योरी का नाम होता है एक प्रेफरेंशियल, लिख सकते हो वैसे कोई जरूरी नहीं है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेंगी इस नाम से, ठीक है। लेकिन हमें इस पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो कि पूछा क्या गया है, बताना क्या है, बस खत्म। यस मैम। ओके, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या कर लिया भाई, क्या क्या कर लिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लिया, जिसमें हमने डैनियल सेल देखा था, उसकी सारी वर्किंग देख ली, रिडक्शन कहाँ पे होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। और क्या सोल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल देख लिया, जिसमें हमने आज इलेक्ट्रोलिसिस पूरा कर लिया। फैराडेज फर्स्ट सेकंड लॉ मैंने आपको बता दिया था। उसके अलावा हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस, कापा, कंडक्टेंस, ये सब देख लिया, इनके ग्राफ देख लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, कापा की वैल्यू कैसे इफेक्ट करेगी कंडक्टेंस पे। अच्छा मुझे एक बताओ कोई एक बच्चा कि अगर मैं डाइल्यूशन
कर दूं, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दूं, तो कापा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कापा पे, कंडक्टिविटी पे बढ़ेगी या घटेगा? बताओ। बढ़ना चाहिए। मैम बढ़ेगा। मैम बढ़ेगा। हम वाला जो है बच्चा वो एक्सप्लेन करेगा। हे राम, तुमने तो मेरी सारी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, और जो वो अल्फा होता है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चे, मैं ये नहीं पूछ रही, मेरा क्वेश्चन कुछ और है। डाइल्यूशन करने पे कापा की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टिविटी पे, ये पूछ। मैम नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। मैम कंडक्टिविटी घटेगी। हाँ जी, मैंने क्या बोला था? कापा क्या है? पूरे सॉल्यूशन में से उस छोटे से हिस्से में आयंस की वजह से कितनी कंडक्टेंस आई, वो तुम्हारी कंडक्टिविटी थी। याद आ रहा है क्या? ये देखो, मैंने डायग्राम भी बनाया था, ये रहा। कहाँ गया? ये रहा। कि जब अगर मान लो डाइल्यूशन नहीं किया है, तब तक मान लो इस पर्टिकुलर हिस्से में 100 आयंस थे, लेकिन जैसे ही तुमने डाइल्यूशन किया, आयंस तो भागेंगे ना, मोबिलिटी बढ़ेगी आयंस की। तो पहले अगर यहाँ पे 100 आयंस थे तो बच गए, मान लो 70 बच गए या 50 बच गए। तो अगर नंबर ऑफ आयंस कम होगा इस पर्टिकुलर हिस्से में, तो भैया कंडक्टेंस भी तो कम हो जाएगी। यस मैम। आयंस, आशुतोष, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, नॉट होल सॉल्यूशन बेटा। पूरे सॉल्यूशन की तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, लेकिन उस पर्टिकुलर हिस्से की कंडक्टेंस कम हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर मान लो डाइल्यूशन से पहले 100 आयंस थे, तुमने उसमें पानी मिलाया जा रहे हो, पानी मिलाया जा रहे हो, तो आयंस तो स्प्रेड करेंगे ना, जैसे आशुतोष ने बोला। तो मतलब मान लो पहले 100 थे, अब यहाँ से निकल के 90 हो गए, मान लो 70 हो गए, हो सकता है 10 ही रह जाए, हो सकता है 5 ही रह जाए। तो जब उस पर्टिकुलर हिस्से में, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, तो कंडक्टेंस भी तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम की कम हो जाएगी ना। नहीं, होल सॉल्यूशन की नहीं, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अरे बोर्ड में 2 नंबर कटवा दोगे अगर ऐसे ही करोगे तो। बोर्ड का क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का। और कॉम्पिटिटिव में तो भैया कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक Yes, है? ma'am. ओके, मोलर कंडक्टिविटी बता दी थी, उसका फॉर्मूला, उसकी यूनिट, रिलेशनशिप बिटवीन, और ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, बाकी तुम्हें आज दे दूंगी। आज हमने ये पढ़ लिया, कोलार्ड्स लॉ पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ लिया। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन ये रह गया बच्चे, ये वाला क्वेश्चन कर लो। जो आपको मैंने फैराडे सेकंड लॉ बताया था ना, उसका मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था, तो वो भी करा देती हूँ। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैम बैटरी। हाँ, मुझे पता था एक बच्चा बोलने वाला है बैटरी कोरोजन। ये नहीं करवाऊंगी मैं बेटा, इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ना ही बोर्ड में पूछा जाता। अगर बोर्ड में आ गया क्वेश्चन, मान लो सपोज आ गया बैटरी और कोरोजन से, तो इसके साथ ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन भी होगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। ठीक है? ठीक है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला कौन सा क्वेश्चन है? यही बच्चे, यही टॉपिक है आपके फोटो, वो आपके नीट में और जेई में। यस ठीक है? मैम, मर्क्यूरी सेल्स वगैरह। ठीक है, वो वाले यही जो मैंने टॉपिक करवाए हैं आपके नीट में वही है। बैटरी कोरोजन से क्वेश्चन नहीं आता है, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा जो मेन स्ट्रेटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि तुम्हें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना है। जो भी हर साल एग्जाम में से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जिस टॉपिक से पढ़े जाते हैं वही मैं कराऊंगी। समझ गए? तो ये पहली बात है, आपका कैटलिस्ट बैच नहीं है। यहाँ पे हमें बोर्ड, मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ ये जरूर बता देती हूँ कि ये बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है? क्योंकि तुम्हारा अलग से बैच है ना, समझ रहे हो? जो कैटलिस्ट वाला बैच है उसमें मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ। ठीक है? और बोर्ड में भी नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लो। अगर पूछा जाएगा तो मेरे पास पेपर लेके आ जाना। मैम कैटलिस्ट में आप पढ़ाते हो? हाँ बिल्कुल, मैं कैटलिस्ट को भी पढ़ाती हूँ, मैं फोटोन को भी पढ़ाती हूँ, मैं सारे बैचेस को पढ़ाती हूँ। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। A certain current liberated 0.504 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 2 hours। समझ रहे हो? जब करंट पास हुआ तो 0.504 ग्राम हाइड्रोजन जो है
लिबरेट हुआ, वो पूछ रहे हैं कितने ग्राम कॉपर लिबरेट होगा जब सेम करंट, सेम इलेक्ट्रिसिटी, सेम टाइम पे पास करोगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पे। तो यानी कि समझ जाओ कि ये कहाँ से आया हुआ क्वेश्चन, फैराडे सेकंड लॉ से आया हुआ है। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अगर तुम अलग अलग सॉल्यूशन को सीरीज में लगा दोगे और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो जो मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, उनके रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास के। यस तो मैम। यानी कि आपको बात कर रखी है हाइड्रोजन की और कॉपर की, तो इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। कॉपर का आपको निकालना है, हाँ राधिका, कॉपर का कॉपर का आपको निकालना है, और ये आपको दे रखा है कितना 0.504, ठीक है। और आपको इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा, मैंने बताया था, मोलर मास बाय वैलेंसी। मोलर मास में वैलेंसी। अच्छा जी, कॉपर का कितना होता है मोलर मास 63.5 बाय वैलेंसी कितनी होगी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। कॉपर सल्फेट है ना, +2 चार्ज है दोनों पे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, तो बाय 2 निकाल लोगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट मास का, तो हाइड्रोजन H2 का मोलर मास क्या हो जाएगा 2, और वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, तो 2/2 वैलेंसी कैसे 2 हुई, देखो इधर, क्योंकि आपको H2 चाहिए ना, तो ये वाली रिएक्शन होगी ऐसे, ठीक है। तो अब आपके पास सारी वैल्यू है, पुट कर दो आपके पास। हाँ हाँ बोलो राधिका, हाँ बोलो। मैम मुझे ये पूछना है कि जो मैम इक्विवेलेंट वेट ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो मैम मोलर मास अपॉन एन फैक्टर नहीं होता। हाँ वही वैलेंसी एन फैक्टर ही है राधिका, वही है, ओके मैम। एन फैक्टर ही है ये, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वही है। यस अगर मैम। तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है वैलेंसी से, तो तुम सारे स्टूडेंट्स वैलेंसी को हटाकर एन फैक्टर कर दो, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके। हाँ जी, देखो बच्चे कितने कम हो गए, 9 बजते ही भागने लग गए बच्चे, कि अभी कम से 65 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, और कितने रह गए 41। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। ओके, कर लोगे बच्चे ये। यस मैम। इसके नोट्स, हाँ इसके नोट्स मैं तुम्हें अभी कॉपी करके भेज दूंगी भाई, ठीक है। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। यस मैम। हाँ पूछो। मैम हमारे ग्रुप के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन लिंक है ना, क्योंकि मेरी 1-2 क्लास छूट जाती है क्योंकि मेरा मैथ्स का ट्यूशन होता है, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग आती ही नहीं है। एक्चुअली ना, एक सेकेंड रुक जाओ, 1 मिनट।